हेलो माय डियर स्टूडेंट। अकाउंट का पेपर तो आपका बहुत अच्छा गया क्योंकि अकाउंट का पेपर इजी आया था और उसकी प्रिपरेशन भी आपकी बहुत अच्छी हुई थी। अब बारी है 18 मार्च को होने वाले इकोनॉमिक्स के पेपर की प्रिपरेशन की। हालांकि उसके बीच में कई सारे पेपर आपके होंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ते रहना है ताकि आपको इकोनॉमिक्स के पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए हर दिन आपको मैं कोई ना कोई मैटर दूंगा, कुछ ना कुछ आपको प्रिपरेशन के लिए दूंगा ताकि आप उसको पढ़ते रहें और उसी से ही आपकी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और यकीन मानिए, अगर मुझ पर आप बिलीव करते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स में भी हाईएस्ट मार्क्स ही मिलेगा। ठीक है, अगर जो बच्चे इकोनॉमिक्स में डरते हैं उनको तो 100% गारंटी है, अगर मैंने इस कंप्लीट सीरीज को 18 मार्क्स होने वाले पेपर तक देखते हैं, पढ़ते हैं और उसको सेल्फ रिवाइज करते हैं तो गारंटेड है उन सबके 40+ मार्क्स आ जाएंगे। और जो अच्छे स्टूडेंट हैं उन सबके तो 80 70 टू 80 बीच में आना तय है। मैं आपको यहाँ पर आज की इस क्लास में बताऊंगा कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी चैप्टर वाइज, क्योंकि क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से आते हैं। तो पिछले कुछ सालों में खासकर 2022 से लेकर 2022 से लेकर 2025 तक जो एग्जाम का पैटर्न रहा है, जो क्वेश्चन पेपर रहा है, उसका एनालाइज किया मैंने। उस एनालाइज करने के बाद मैंने चैप्टर वाइज कुछ टॉपिक निकाले हैं कि इन टॉपिक को अगर बच्चा सबसे ज्यादा पढ़ता है तो इकोनॉमिक्स में इजीली उसके अच्छे मार्क्स आते हैं। इसके बाद मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, एक सीबीएसई पैटर्न पर पूरा का पूरा एक गेस्ट पेपर भी दूंगा, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बताऊंगा, सब कुछ होगा। एक डेली डेली कुछ ना कुछ होता रहेगा। लेकिन आज आप ये समझ लो कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक है चैप्टर वाइज आपकी बुक से जो आपको पढ़ने चाहिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स ला कर देगा। तो चैप्टर टू चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में ताकि वो भी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर सके। शुरुआत करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो पहला चैप्टर है नेशनल इनकम, हालांकि उससे पहले दे रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो उन सबको अगर मैं कंप्लीट कर लूं तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आता है ना बेटा, वो क्या है? वो है कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम गिवन डेटा। यहां से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने के चांसेस 90% है, क्योंकि पिछले कुछ साल में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हालांकि पिछले साल केस बेस्ड क्वेश्चन आया था, लेकिन उससे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछने के लिए आपको तीनों मेथड को पढ़ना होगा। यहाँ पर देयर आर 3 मेथड्स हियर, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, दैट इज आल्सो नोन एज वैल्यू एडेड मेथड। तो तीनों मेथड को पढ़ना और तीनों मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। हालांकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन की स्पेशल वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा कि जो पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन पूछे गए वो किस तरह के थे। सारे क्वेश्चन 2022 से लेकर 2025 तक में सारे 100% क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आप उनको पढ़े और अच्छे से रिविजन कर सके। नेक्स्ट है एक्सप्लेन प्रिकॉशंस ऑफ नेशनल इनकम मेथड। आपको इनकम मेथड के प्रिकॉशंस पढ़ने। प्रिकॉशन जानते हैं ना कि जब हम इनकम मेथड का यूज करेंगे क्या प्लस करेंगे नेशनल इनकम के लिए, क्या माइनस करेंगे। तो प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जैसे सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस बट द कमीशन जनरेशन फ्रॉम द सेकेंड हैंड गुड्स दैट्स इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ओके, रेंट ऑफ सेल्फ ओन्ड हाउस इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ओके, तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है कि नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड करते हैं, क्या इंक्लूड नहीं करते। दैट आर द प्रिकॉशंस आपको इस पढ़ने हैं। उसके बाद एक टॉपिक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कई बार रिपीट हुआ है, वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन जीडीपी एंड एनएनपी। जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एनएनपी मींस नेट नेशनल प्रोडक्ट। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है। तो आपको इस पर फोकस करना है, यूं कहे रट्टा मार लेना है ताकि एग्जाम में आए झट आप लिखते चले जाओ। नेक्स्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करें टू सेक्टर इकोनॉमी तो उनके फ्लो बना के दिखाना है। एक तो होता है मीनिंग, व्हाट डू मीन बाय सर्कुलर फ्लो इनकम, और एक होता है सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। जब टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहां पर एक तरफ होता है फर्म्स और दूसरी तरफ होता है हाउस होल्ड। तो यहां पर यह बताना है कि फर्म्स और हाउस होल्ड किस तरह से एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। तो ये फ्लो बताना है। जैसे हाउस होल्ड से फर्म को मिलता है वेरियस फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल लैंड, लेबर, ओके, कैपिटल।
एंड फर्म उसका यूज करते हैं हाउस होल्ड को प्रोवाइड क्या करते हैं, इनको प्रोवाइड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो द इंटरचेंज ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विस बिटवीन द फर्म्स एंड हाउस होल्ड दैट इज नोन एज टू सेक्टर इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो। ओके, तो नेशनल इनकम के आप इतने टॉपिक को पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसके साथ साथ कुछ बोनस टॉपिक जो पढ़ना है वो होता है आपका क्या चीज, टाइप्स ऑफ गुड्स, क्योंकि टाइप्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड आपके डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, जैसे डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, डिफरेंस बिटवीन कंजप्शन गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। और इसके साथ साथ एक टॉपिक और है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, वो है स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो, आपको इसकी मीनिंग याद करेंगे तो इसका डिफरेंस, और डिफरेंस लर्न करेंगे तो इसका मीनिंग दोनों हो जाएगा। स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस है। तो 4 टॉपिक ये है, 2 टॉपिक ये है, इन 6 टॉपिक को इस चैप्टर से पढ़ लेते हैं तो ये मान के चलिए नेशनल इनकम वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। और दूसरी बात ये है, नेशनल इनकम से आपके एग्जाम में करीब 10 मार्क्स के आसपास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है, एमसीक्यूज में 2 एमसीक्यूज आना तय होते हैं, 2 नंबर के 1 नंबर के क्वेश्चन आना तय होता है। तो टोटल मिला के 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, जरूर पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट होता है मैं आपको बता रहा हूँ, डेली आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए 100% काम करेगा। ठीक है, इफ यू बिलीव मी, अगर आप मुझ पर बिलीव करते हैं, देन आई विल गिव यू श्योरली अबाउट योर एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट इज मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग, इस चैप्टर में तो कुछ ऐसे टॉपिक है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि भैया ये टॉपिक आना ही आना है, रट्टा मान लो तोती की तरह। तो वो कौन से टॉपिक्स है, दैट इज क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक किस तरह से इकोनॉमी में क्रिएशन करते हैं। और यहां पर 2 तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो इसका पूरा फॉर्मेशन प्रोसेस पूछा जाता है कि शो द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, या फिर आपसे कैलकुलेशन करने के लिए कहा जाता है, जहां पर आपसे कहा जाता है इकोनॉमी का इनिशियल डिपॉजिट इतना है और इसमें एलआरआर इतना है, तो बताओ फाइनल क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर ये पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल एक इकोनॉमी में कहा गया है कि एलआरआर दे रखा 50% और इकोनॉमी में इनिशियल डिपॉजिट हो रहा है कितना, ₹1000। आपसे पूछा गया कैलकुलेट द फाइनल क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा। तो इस केस में हमारा एलआरआर से सबसे पहले के निकालना होता, के इक्वल टू 1/LRR इक्वल टू 1/50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/50, दिस वन 2, मतलब इकोनॉमी में 2 टाइम्स क्रेडिट क्रिएशन होगा। सो यार फाइनल क्रेडिट क्रिएशन इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय इनिशियल डिपॉजिट, के इज 2 और इनिशियल डिपॉजिट इज 100, सो हियर इज 200 रुपीज का क्रेडिट क्रिएशन होगा, 2 गुना होगा। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस तो बेटा पूरा रट लो, आता ही हर साल, हालांकि सारे नहीं आएंगे। बेसिकली जो सेंट्रल बैंक के फंक्शन है उसमें सबसे पहला फंक्शन है इशूइंग करेंसी नोट्स। दूसरा एक टॉपिक है इसमें लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ये क्वेश्चन तो मोस्ट रिपीटेड फंक्शन है इसमें। इसके अलावा बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये बैंकर टू द गवर्नमेंट वाला टॉपिक और लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। इसमें एक टॉपिक और पढ़ना है, वो है बैंक ऑफ बैंक्स। बैंक ऑफ बैंक्स ये एग्जाम में रिपीटेड टॉपिक है जो आपके लिए है। नेक्स्ट है रेपो रेट वर्सेस रिवर्स रेपो रेट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। रेपो रेट, व्हाट इज मीन रेपो रेट? रेपो रेट इज द रेट एट व्हिच द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन टू द कमर्शियल बैंक in reference of securities. Other hand, what is the reverse repo rate? Reverse repo rate is the rate at which the commercial bank deposit their excess money to the central bank. Central bank provides some interest. That interest rate of interest known as reverse repo rate. Okay. Effect of rise in reserve ratio. एक क्वेश्चन इसमें आता है कि रिजर्व रेशियो को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट होगा। अगर रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर दिया जाए तो मनी सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये टॉपिक है जो आपके लिए जरूरी है। इन टॉपिक को अच्छे से, हालांकि इन सारे टॉपिक को मैं आपको पढ़ाऊंगा, सारे टॉपिक को मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन एक बार में इनको अपने आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए जरूर।
मोस्ट रिपीटेड चैप्टर है। इस चैप्टर से 100% ये है कि इन तीनों टॉपिक, चार से तीनों टॉपिक से 100% गारंटी है क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। हर हालत में आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। ओके, नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इनकम और एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो क्वेश्चंस है, ये सारा क्वेश्चन से आपको एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल में जरूर मिलेगा और 3 एमसीक्यूज तो मिलेगा ही मिलेगा। एक न्यूमेरिकल जो कि 3 या 4 मार्क्स के होने हैं और 3 एमसीक्यूज तो होना ही है। यानी कि अगर इसकी बात करें 3 और 3 एटलीस्ट 6 मार्क्स का तो ही हो गया। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन कुछ और रहते हैं जो आपके लिए जरूरी है पढ़ना है। तो यहां पर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है? पहला पढ़ना है इन्फ्लेशनरी गैप, इसके साथ साथ आप जो है डिफ्लेशनरी गैप को भी पढ़ो। ठीक है, हालांकि इन्फ्लेशनरी गैप सबसे ज्यादा पूछा गया है, डिफ्लेशनरी गैप भी पढ़ना है। एंड इसको और भी क्या नाम से जाना जाता है? ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप दे रखा है डिफिशिएंट डिमांड मेजर्स। ठीक है, तो आपको बेसिकली इन दोनों टॉपिक को कवर करना है। तो आपको पढ़ना है एक्सेस डिमांड को और दूसरा पढ़ना है आपको डिफिशिएंट डिमांड को, और ये कंप्लीट पढ़ना है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? इसकी मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय एक्सेस डिमांड। दूसरा होता है इसके कॉजेस, क्यों ये होता है। तीसरा होता है इसका इफेक्ट, और चौथा पढ़ना है इसके मेजर्स, मतलब किस तरह से इस प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं, जिसमें मॉनेटरी मेजर्स एंड फिस्कल मेजर आपके काम करते हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक है। मैं आपको वो बता रहा हूं क्या भी पढ़ना है। हालांकि इन सभी चीजों को मैं पढ़ाऊंगा आपको, कोई काफी टाइम हमारे पास है। हर दिन आपको कुछ मैटर ऐसा मिलेगा तो खबर है वन शॉट, हर चैप्टर का वन शॉट मैं प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम यूजिंग एडी एंड एएस। तो एडी और एएस के थ्रू किस तरह से इकोनॉमी हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है। वेयर वी हैव टू शो दिस वन हियर इज एएस एंड दिस वन इज एडी, वेयर बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज एडी इक्वल टू एएस। दिस पोजीशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ पॉइंट। हियर इज वाई, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो यू हैव टू शो दिस वन विद देयर वैलिड एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के अक्सर पूछा जाता है। और लास्ट पॉइंट है एक्सेंट वर्सेस एक्सपोस्ट। एक्सेंट क्या होता है और एक्सपोस्ट क्या होता है, जिसमें खाली ये नहीं होता, इसमें पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेंट इन्वेस्टमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेंट सेविंग, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेंट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। ये सब एक्सेंट का मतलब होता है प्रपोज्ड। प्रपोज मतलब जो एक्सपेक्टेड होता है, फ्यूचर से रिलेटेड होता है, उसको एक्सेंट बोलते हैं। और एक्सपोस्ट का मतलब एक्चुअल, जो हो चुका है। ठीक है, तो जो हो चुका है, अगर कहीं लिखा हुआ है एक्सेंट एग्रीगेट डिमांड, इसका मतलब आने वाले टाइम का एग्रीगेट डिमांड कितना है। लिखा हुआ है एक्सपोस्ट, मतलब ये एक्चुअल है, अभी का है। तो यहां पर केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, प्लस इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये वाला चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को मैं प्रॉपर रिवीजन करवाऊंगा, परेशान मत हो। हालांकि इस चैप्टर से आप अपने लेवल पे इन दोनों टॉपिक को, एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड को अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई डाउट होता है तो कमेंट से कमेंट करके बताइए। दोनों टॉपिक के रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपके डाउट को 100% सॉल्व करूंगा। ठीक है, हालांकि लाइव क्लास भी लाने वाला हूं मैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट बजट, नेक्स्ट चैप्टर। अब गवर्नमेंट बजट में कुछ टॉपिक है, कुछ ही टॉपिक है। एक तो होता है डिफिसिट, कितने टाइप के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफिसिट। दिस वन इज रेवेन्यू डिफिसिट, नेक्स्ट वन इज फिस्कल डिफिसिट एंड नेक्स्ट वन इज प्राइमरी डिफिसिट। अब इन तीनों से रिलेटेड इसकी मीनिंग प्लस इसके न्यूमेरिकल, क्योंकि कभी कभी इसके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। पिछले कुछ सालों में इसके न्यूमेरिकल पूछा गया है, हालांकि मैं न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर के दूंगा, लेकिन यहाँ पर पढ़ना है रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, प्लस इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कि कैलकुलेट द रेवेन्यू डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट फ्रॉम द गिवन डेटा। इस तरह से डेटा दे रखा होता है और कैलकुलेट करना होता है तीनों की फार्मूले के साथ। नेक्स्ट इज बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, किस तरह से काम करता है। हालांकि ये वाला टॉपिक एक ही बार पूछा गया, ज्यादा नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होता है, इसकी मीनिंग के बारे में बजट, और रोल ऑफ गवर्नमेंट बजट, दैट इज रोल से बेटर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ये तो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है इस चैप्टर से। एक जो है गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव और दूसरा है आपका डिफिसिट। इन दोनों टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है गवर्नमेंट बजट से। तो इन दोनों टॉपिक को आप अपने लेवल में हर हालत में कवर करने की कोशिश करो। जो मैं पढ़ाऊंगा वो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप अपने लेवल में जितने टॉपिक मैं आज बता रहा हूं, इन सारे टॉपिक को एक एक करके पढ़ते हुए चलो, ताकि आने वाले टाइम में ये सारे टॉपिक आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज
बैलेंस ऑफ पेमेंट्स लास्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। बैलेंस ऑफ पेमेंट से भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से भी एटलीस्ट आपको 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो टॉपिक है, एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, दूसरा होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स रेट। इन दोनों से मिला जुला क्वेश्चन आता है, जहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आपको बनता है करंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसकी मीनिंग या फिर इसके बीच का डिफरेंस। तो करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पर विच इंक्लूड ऑल द करंट नेचर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड गुड्स, नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलैटरल पेमेंट्स इंक्लूड करंट अकाउंट। अदर हैंड द कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स ऑल द कैपिटल ट्रांजैक्शंस लाइक इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग्स। ओके, ये वाला टॉपिक है, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है यहाँ पर, ऑटोनोमस एंड एक्कोमोडेटिंग आइटम्स। अब आपको समझना है कि ये ऑटोनोमस आइटम्स क्या होते हैं और एक्कोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं। ऑटोनोमस आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आर दोज आइटम विच आर यूज्ड फॉर प्रॉफिट पर्पस, दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विसेज, दीज आर डन फॉर प्रॉफिट मोटिव ओनली। दैट मीन्स वो सारे ट्रांजेक्शन जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं फॉर द प्रॉफिट मोटिव, for the business motive, these items are known as autonomous items. But other hand, accommodating items are those items which are used to balance the BOP। वो ट्रांजैक्शन होते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस रखने के लिए होते हैं, और इसका जो नेचर होता है वो प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, ये कंट्री के वेलफेयर मोटिव के लिए होता है, जो बाय द गवर्नमेंट बेसिकली किया जाता है। ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी। बीओपी बेसिकली डिसइक्विलिब्रियम कब होता है, उसको किस तरह से सिचुएशन को हटाया। बीओपी नॉर्मली डेबिट एंड क्रेडिट पर बेस होता है और इक्वली होता है, लेकिन क्वेश्चन बनता है डिसइक्विलिब्रियम है उसको किस तरह से जो इक्विलिब्रियम पे लाया जा सकता है। और लास्ट है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, इट इज द मिक्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट प्लस फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। सो दोनों के नेचर होते हैं, सो दिस इज नोन एज मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। It is exchange rate where the government of the country can manage the exchange rate determined by under the open market. It can manage in somehow at a limit। एक लिमिट में जब गवर्नमेंट जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट को अगर मैनेज करती है तो उसको मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के नाम से जानते हैं। एंड दिस वन इज ऑल्सो नोन एज द डर्टी फ्लोटिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, डर्टी फ्लोटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो करीब मैंने 15 to 16 टॉपिक बताया मैक्रो इकोनॉमिक्स में, पूरी बुक को ना पढ़ के आप इन 16 टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करो तो आप शर्त है एग्जाम में हाई स्कोर कर सकते हो। कोई साल भर जो पढ़ा वो पढ़ा, लेकिन इन टॉपिक को आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है कि आने वाले टाइम में मैं आपको PYQs बताऊंगा जो इस चैप्टर के, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आएगा। चैप्टर वाइज PYQs है, सब कुछ बता जाएगा। ठीक है, आपको बस मेरे साथ बने रहना है ज्यादा से ज्यादा। अब हम बात करेंगे सेकेंड बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 इसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हालांकि इस चैप्टर का जो वेटेज थोड़ा कम होता है, 4 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन आते हैं, और इस चैप्टर में 4 टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुई है। 4 टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन रिपीट हुए, जो आपको पढ़ना है, दैट इज फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे एग्रीकल्चर का फीचर कैसा था, हालत कैसी थी, कंडीशन कैसी थी। एक्सप्लॉइटेड एग्रीकल्चर था, दैट इज स्टैग्नेंट ग्रोथ रेट। ठीक है, नंबर 2 प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन बोथ आर वेरी लो, दैट इज एक्सप्लॉइटेटिव एंड डिवाइडेशन रूल ऑफ रेवेन्यू सिस्टम हमारा अवेलेबल था, का लैंड होल्डिंग जो है स्कैटर था, ये सारी चीजें। दैट इज गल्फ बिटवीन द टीलर्स एंड लैंडलॉर्ड्स के बीच में जो गल्फ बना था, बीच में खाई पड़ती चली जाती थी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखना है। और ये क्वेश्चन एटलीस्ट 3 मार्क्स के आसपास एग्जाम में आता है, क्योंकि 1 मार्क्स का एमसीक्यू जरूर पूछा जाता है। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट किस तरह से हुआ, हैंडीक्राफ्ट को एक्सप्लॉइट किया, ये इंडियन इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट को, इंडियन इंडस्ट्री को बेसिकली जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ, हैंडीक्राफ्ट के एक्सप्लॉइटेशन हुआ, इंडिया के हैंडीक्राफ्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। टैरिफ जो है, जो टैरिफ पॉलिसी है उसका यूज करते हुए। नेक्स्ट है आपको बताना है इंफ्रास्ट्रक्चर
ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और साथ ही साथ एक चीज और पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, राइट द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी पर ब्रिटिश रूल का क्या पॉजिटिव इफेक्ट रहा, इसके बारे में भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इस टॉपिक पर भी गौर करना है। तो ये 4 टॉपिक है जो फर्स्ट चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, नेक्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। यहाँ पर भी टोटल 5 टॉपिक है जो मैंने देखा एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट हुआ, घुमा फिरा के इससे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है एनएपी 1991, जिसमें हम कहते हैं एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब इससे छोटे मोटे क्वेश्चन कई तरह के बन सकते हैं, जहां पर आपको प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, इस पर कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, लाइसेंसिंग सिस्टम क्या होता है, परमिट सिस्टम क्या होता है, कोटा सिस्टम होता है, सब कुछ आप इसके अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था, कैसे हुआ था, किस तरीके से हुआ था, टाइमिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन का जो टाइमिंग है 1969 हुआ, एंड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया एमएस स्वामीनाथन, एंड इन द वर्ल्ड दैट इज नॉर्मन बोरलैग। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हालांकि ये क्वेश्चन कम रिपीट हुआ फिर भी आया हुआ है, गोल्स ऑफ फाइबर प्लांट्स, नीड ऑफ फाइबर प्लांट्स इन इंडिया, ठीक है। और उसके बाद आया एक टॉपिक है आईपीआर 1951, इसमें एक टॉपिक है 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। आईपीआर 1956 में ही इंडिया के एग्रीकल्चर को 3 कैटेगरी में बांटा गया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ए कैटेगरी में जो है टोटल 17 जो है इंडस्ट्री को रखा गया था, जो केवल पब्लिक सेक्टर के लिए थे। बी में 21 इंडस्ट्री को रखा गया था, जो प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों के लिए थे, और बाकी जो बचे हुए रेस्ट थे वो सारे के सारे जो है जॉइंट प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़े गए थे, ठीक है। और नेक्स्ट है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एनईपी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के क्या पॉजिटिव इफेक्ट रहे इंडिया के ऊपर और कौन से नेगेटिव इफेक्ट रहे, उसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन 5 टॉपिक को यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एक है और टॉपिक एम्प्लॉयमेंट। इन चारों चैप्टर से रिलेटेड करीब और करीब 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं, और आएंगे ही आएंगे। 6 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, इन चारों चैप्टर से आना ही आना है। तो आपको अगर पूछना है सर आईआईडी में सबसे ज्यादा किस पर फोकस करें, तो मैं आपको कहूंगा आईआईडी में आप इन 4 चैप्टर फोकस कीजिए। किस पर? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर और रूरल डेवलपमेंट। इन 4 टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, 4 चैप्टर को, क्योंकि इससे रिलेटेड 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं, यहाँ पर 3 टॉपिक है, दैट इज ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल के बीच में डिफरेंस, क्या डिफरेंस है इसके बीच में, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्स कौन कौन से हैं। जब इसके सोर्स की बात करते हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सेक्टर, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन एडल्ट एजुकेशन, नेक्स्ट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इसको सेपरेटली भी पूछा गया शॉर्ट में। इसके अलावा आता है माइग्रेशन एंड लास्ट है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन पर क्या एक्सपेंडिचर है, ये सोर्स आपको पर, ये 6 सोर्स को पढ़ ले, इसमें से कोई 1-2 के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया में जो है एजुकेशन का क्या रोल है टू फॉर्म द ह्यूमन कैपिटल। ये 3 टॉपिक है जहां आपके लिए जरूरी है और इन टॉपिक पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करते हैं, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बेसिकली 4 टॉपिक है जो सबसे ज्यादा आता है। एक होता है डिस्ग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्या है, इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। ह्यूमन वुमेन इन रेगुलर अनएम्प्लॉयमेंट, वुमेन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें आता है कि explain about that why the woman employment, rural woman employment is more than the urban woman employment. Rural woman employment urban woman से क्यों ज्यादा होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन पूछा जाता है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर आता है कि वुमेन रेगुलर अनएम्प्लॉयमेंट और रूरल एम्प्लॉयमेंट क्यों ज्यादा है अर्बन के कंपेरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट है
इनफॉर्मलाइजेशन एंड कैजुअलाइजेशन। कैजुअलाइजेशन किसे कहते हैं, ये टॉपिक भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है इस चैप्टर से, ठीक है। ये एम्प्लॉयमेंट चैप्टर से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 3 टॉपिक यहां पर भी है। व्हाट डू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन ग्रोथ एंड नेट जीरो क्या होता है, और स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबिलिटी की स्ट्रेटजी क्या होती है। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ शॉर्ट टॉपिक में अक्सर पूछा जाता है, वो शॉर्ट टॉपिक हमारे पास है, वो है आपका ओजोन लेयर, जिसको बोलते हैं ओजोन डिप्लेशन, ठीक है। दूसरा है लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, ठीक है। फिर है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, और तीसरा है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इन 4 टॉपिक को पढ़िए कि शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से इस चैप्टर से ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पढ़ना है तो जरूर पढ़ेगा। ओजोन डिप्लेशन, लैंड डिग्रेडेशन, ग्लोबल वार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन 4 टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, और इन चारों टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा आने वाले क्लासेस में, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहां पर आता है रोल ऑफ एसएचजी, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, जहां पर जो रूरल एरियाज में लोगों का ग्रुप बनाया जाता है ताकि आपस में ये लोग अपने कंट्रीब्यूशन से खुद पर डिपेंड हो जाए, इंटरडिपेंडेंट हो जाए, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। माइक्रो क्रेडिट इंपॉर्टेंस क्या होता है, नाबार्ड के फंक्शंस क्या होता है, रूरल बैंकिंग क्या होता है, इन 4 टॉपिक के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, रूरल डेवलपमेंट के बारे में। फिर हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो करंट चैलेंजेस से रहते हैं, मतलब कंकरेंट टाइम के होते हैं, ठीक है, जो पूरे बुक में नहीं है लेकिन फिर भी आपके एग्जाम पूछा जाता है, जिसमें एक पढ़ना है डिजिटल बैंकिंग एडवांटेज क्या होता है, नीति आयोग का रोल बताना है, यूपीआई क्या होता है, आज के टाइम में यूपीआई बड़ा चल रहा है, ठीक है। फिर है फाइनेंशियल इंक्लूजन किसे क्या होता है, और एक टॉपिक और पढ़ना है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये 5 टॉपिक यहां पर पढ़ना है, क्योंकि ये वेरी हाई प्रोबेबिलिटी केस स्टडी वाले क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका पैराग्राफ बेस में आ सकते हैं, या फिर अलग से 3 to 4 मार्क्स में इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लास्ट चैप्टर में। लास्ट चैप्टर में जहां पर कंपेरिजन किया जाता है किसके बीच में, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। इस चैप्टर से भी बेसिकली सबसे ज्यादा इस चैप्टर से केस आता है, लास्ट वाला क्वेश्चन रहता है जहां पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 to 6 मार्क्स का, और ये केस बेस का मतलब होता है एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन रहते हैं, ये फिर 1 मार्क्स का होता है। लेकिन इसके बावजूद भी इस क्वेश्चन चैप्टर से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जो सबसे ज्यादा जो डिपेंड होता है किस पे, चाइना की इकोनॉमी के ऊपर है, जिसमें एक है क्वेश्चन आपका ग्रेट लीप फॉरवर्ड, दूसरा टॉपिक इसमें वन चाइल्ड पॉलिसी, वन चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है। और तीसरा है SEZ सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चौथा टॉपिक जो इससे आता है वो है व्हाट इज ड्यूअल प्राइसिंग, ड्यूअल प्राइसिंग। इन 4 टॉपिक को चाइना से रिलेटेड पढ़ना है। बाकी इससे रिलेटेड केस आता है, केस में आपको कोई टेबल दे रखा होगा, टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा होगा, यानी कि कुछ डेटा दे रखा होगा, आपको उस डेटा का एनालाइज करना है, कॉम्परेटिव एनालाइज करना है, डेटा को पढ़ना है कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी किस तरह से है, चाइना की इकोनॉमी, इन सबसे रिलेटेड। तो ये था आपका इंडियन इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है अभी के लिए, ठीक है। बाकी आने वाले टाइम में मैं आपको हर एक चीज को प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करूंगा। मेरे पास प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज है, प्रीवियस ईयर के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ है, वो हर दिन आपको कुछ ना कुछ देता रहूंगा। बस आपको मेरे साथ बने रहना, वादा कीजिए इसी तरह से डेली आप मेरे साथ बने रहेंगे और अच्छे से रिवाइज करेंगे। जो कुछ मैं आपको बोल रहा हूं आपको उन सब चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, ताकि इकोनॉमिक्स का पेपर आपको अच्छा जाए, और ये पेपर अकाउंट से भी ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू एंड बाय। एक चीज करिएगा मेरे लिए, शेयर जरूर कीजिएगा।